हेलो एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर है क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी। ठीक है, तो जो लास्ट लेक्चर था हमारा, ठीक है, उसमें भी हमने किसकी बात की थी, न्यूट्रेंट्स के बारे में। ठीक है, तो उसी में ये हमारा अब हम बात करेंगे कि क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी क्या होता है। ठीक है, और किसने इसको दिया था, इस क्राइटेरिया को, इस क्राइटेरिया में क्या क्या चीज़ें हमको देखेंगे, इसमें पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि पौधे होते हैं, तो पौधों को अपनी लाइफ साइकिल के लिए, ठीक है, अपनी पौधों को अपनी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो एक जो फिर क्योंकि लास्ट क्लास में तो हमने सिर्फ हिस्ट्री की बात की थी। ठीक है, सॉइल जो फर्टिलिटी हमारी, तो कैसे कैसे किस साइंटिस्ट का क्या मत था, तो हमने फर्टिलिटी की बात की थी। ठीक है, उसी क्रम में जब ये हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, उसका जो कितने चाहिए पौधे को, ठीक है, कितने पौधों की आवश्यकता पड़ती है, तो उसी के बारे में हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी होता है कि मतलब कितनी हमें न्यूट्रिएंट्स की पौधों को आवश्यकता पड़ती है कंपलसरी अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी वृद्धि के लिए पौधों को। ठीक है, तो वो हमारे 17 न्यूट्रिएंट्स हैं अभी फ़िलहाल। पहले जैसे 16 थे, तो वो एक फिर इंक्रीज हो गया, तो समय समय पे ये मतलब बढ़ते गए। तो हो सकता है आने वाले समय में कुछ और रिसर्च हो तो और भी ऐड हो सकता है इसमें। तो अभी में फ़िलहाल ही हमारे कितना 17 एलिमेंट पौधों को हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अपनी पौधों को अपनी वृद्धि करने के लिए, अपने विकास के लिए, पौधों को अपनी लाइफ साइकिल के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बेसिकली पता होगा सभी को, पढ़ रखा होगा सभी ने इन एलिमेंट्स के बारे में। तो 17 हमारे कौन कौन से होते हैं हमारे, 3 तो हमारे मेन होते हैं, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था हमारा सॉइल हिस्ट्री ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, तो उसमें हमने ये भी देखा था कि ये पौधे इसको कहाँ से लेते हैं। जो साइंटिस्टों ने अलग अलग बताया था कि कार्बन को हम एयर से ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, हाइड्रोजन को वाटर से ले रहे हैं, ऑक्सीजन को वाटर से ले रहे हैं। तो वो एक अलग अलग हिस्ट्री आई थी। ठीक है, तो वहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो इसी तरह ये हमारे 3 ये CHO यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गए। इसके बाद हमारे मेजर न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, मतलब मुख्य न्यूट्रिएंट्स है। तो उसमें हमारे NPK होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, अब उसके बाद होते हैं हमारे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट बोलते हैं जिनको हम, द्वितीय। सेकेंडरी में हमारे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये 3 होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक है, इसके बाद बात करें तो हमारे आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक्स हो गए, मैक्रो, और फिर हमारे आते हैं माइक्रो यानी कि सूक्ष्म, छोटे वाले न्यूट्रिएंट जिनकी कम, मतलब बहुत कम मात्रा में पौधों को जिनकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जिनको बोलते हैं हम सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हमारे आते हैं, ये जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, ठीक है, बोरॉन, क्लोरीन और जो निकिल, जो कि हमारा पहले नहीं था लेकिन इसको लास्ट में इसको ऐड किया गया, इस 17 इसेंशियल एलिमेंट में इसको भी ऐड किया गया कि हाँ, निकिल की भी आवश्यकता पड़ती है पौधों को अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो ये कुल मिला के हमारे जो है 17 मेन होते हैं कि ये पौधों को चाहिए होते हैं। इन 17 न्यूट्रिएंट्स की अगर कमी रहेगी तो ये सब चीज़ें उसकी प्रभावित होंगी, पौधों की ग्रोथ, पौधे का विकास। ठीक है, तो उसकी पूरी लाइफ साइकिल जो होती है पौधों की, वो उस पर प्रभाव पड़ेगा अगर किसी भी चीज़ की डिफिशियंसी रहती है, कमी रहती है तो। ठीक है, तो वो भी अभी आगे देखेंगे इसमें कि कमी होने से क्या होता है, ज़्यादा हो जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये हमारे मेन 17 हो गए। अब बात करते हैं हम, जो ये हमारा क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी था कि जो आवश्यकता होती है हमें, ये अनिवार्य है ये न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो इसको किसने दिया था, हमारा आर्नन एंड स्टुर्ट। आर्नन एंड स्टुर्ट ने इसको 1939 में इसके क्राइटेरिया को दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, ये क्वेश्चन तो पक्का पूछा जाता है कि ये क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी को किसने दिया था। ठीक है, तो ये जो क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी को दिया था आर्नन एंड स्टुर्ट ने 1939 में। ठीक है, तो ये चीज़ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पे बनता है, जो कि अक्सर आता है, ईयर भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जब उन्होंने क्राइटेरिया दिया तो उसके बाद में
आर्नर ने क्या किया, ठीक है, पहले तो इन दोनों ने मिलकर ये क्राइटेरिया दिया, लेकिन उस क्राइटेरिया को बाद में इनमें से आर्नर ने उसको रिफाइंड किया, ठीक है, उसमें और पूरी इसको मतलब चेंज करके उन्होंने फिर नए तरीके से इसको बताया, इसको मॉडिफाई किया इसको क्राइटेरिया को, ठीक है। 1954 में आके इन्होंने फिर से मतलब आर्नर ने इस क्राइटेरिया को मॉडिफाई किया दोबारा से। तो अगर क्वेश्चन आता है कि किसने दिया था, तो हम सिर्फ आर्नर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि आर्नर और स्टोट ने सबसे पहले ये 1939 में क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी इन लोगों ने दिया था ये। तो क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी में क्या होता है, इसमें 3 बातें कही गई हैं, ठीक है, 3 मुख्य बातें हैं जो हमको याद रखनी है। अगर कहीं भी कुछ पूछा जाता है कि क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी क्या होता है, उसमें क्या होता है, तो ये 3 मेन पॉइंट हमको पता होने चाहिए, ठीक है, सिर्फ ये 3 ही सबसे ज़रूरी पॉइंट होते हैं इस क्राइटेरिया के जो ये दिया गया है। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें पहले क्राइटेरिया में वो देखते हैं हम। An element is considered as essential when plants cannot complete vegetative or reproductive stage of life cycle due to its efficiency, ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी हमारा न्यूट्रेंट्स है, ठीक है, कोई भी न्यूट्रेंट्स जो हम पौधे को दे रहे हैं, तो अगर उसकी कमी मतलब जो पौधा है, ठीक है, अगर उसकी कमी पड़ जाती है, वो पौधे को नहीं मिलता है, तो उसकी कमी पौधा उसके बिना अपनी जो स्टेज है उसकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्टेज, मतलब उसकी जो लाइफ साइकिल है, वो सारी चीज़ें, ठीक है, वो नहीं कर सकता उस न्यूट्रेंट के बिना, ठीक है। तो जो हमारा एलिमेंट है, हमारा जो जरूरी तत्व है, जो कोई भी हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कोई भी हमारा तत्व हो सकता है वो, ठीक है, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो पौधा है उसके बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता, तो उसके लिए उसकी अनुपस्थिति में, उस न्यूट्रिएंट्स की अनुपस्थिति में पौधा अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर सकता, उसकी ग्रो स्टेज जो है लाइफ साइकिल की वो कंप्लीट नहीं हो सकती अगर हमारा न्यूट्रिएंट्स उसमें उसको नहीं मिलेगा तो पौधे को। तो पहली बात तो ये बोली गई थी उसके बारे में। और दूसरी इसमें क्या बोला था, व्हेन दिस डिफिशियंसी कैन बी करेक्टेड और प्रिवेंटेड ओनली बाय सप्लाइंग दिस एलिमेंट, और जिस न्यूट्रिएंट की पौधे को कमी है वो उसी से पूरी होगी। ये नहीं कि नाइट्रोजन की अगर उस पौधे को कमी है तो हम किसी और को दे के फास्फोरस के द्वारा या पोटास के द्वारा वो पौधा उसकी कमी को पूरा कर लेगा, तो ऐसा नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो डिफिशियंसी कैन बी करेक्टेड और प्रिवेंटेड ओनली बाय सप्लाइंग दिस एलिमेंट, तो वही हमको न्यूट्रिएंट्स उसमें अप्लाई करना पड़ेगा सॉइल में पौधे के लिए, तभी वो उसकी कमी पूरी होगी, कोई और उसकी जगह नहीं ले सकता हमारा दूसरा न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तीसरा क्या था, व्हेन द एलिमेंट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो जो प्लांट की जो मेटाबॉलिक की बात करें हम, ठीक है, तो मेटाबॉलिक की जो प्रोसेस होती है उसमें जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है कोई भी एलिमेंट। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है हमारा, जैसे कि हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खा के हमें फिर एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो जो उस खाने को जो ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है वो चीज़ें होती है हमारी मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक प्रोसेस उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। जो खाना हम जो भी फूड हम ले रहे हैं उसको कन्वर्ट करके जो ऊर्जा प्रदान कर रहा है, एनर्जी दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए तो द एलिमेंट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो वो डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व होता है, कोई भी हमारा जो भी एलिमेंट है उसकी मेटाबॉलिक उसमें वो डायरेक्टली इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। तो ये 3 इसके जो क्राइटेरिया था, ये 3 इसके मुख्य बिंदु थे क्राइटेरिया के, ठीक है। तो यानी कि जो जिस न्यूट्रिएंट्स की पौधों को कमी रहती है वो उसकी कमी कोई और दूसरा न्यूट्रिएंट्स पूरी नहीं कर सकता, उसकी अनुपस्थिति में कोई और काम नहीं करेगा, ठीक है। तो वो ही उसको चाहिए होता है, ये उसमें सबसे मुख्य बात बोली गई थी, ठीक है। तो अब इसका वर्गीकरण करें, क्लासिफिकेशन करें कि इसेंशियल एलिमेंट का, ठीक है। तो इनको हम एक किस बेस पे इसको क्लासिफिकेशन करेंगे कि अमाउंट रिक्वायर्ड, मतलब कितनी मात्रा के आधार पर कितनी मात्रा चाहिए, ठीक है। उसकी मोबिलिटी प्लांट में और सॉइल में, यानी कि मोबिलिटी देखेंगे हम उसकी न्यूट्रिएंट्स की पौधों में और सॉइल में, मृदा में, ठीक है। और किस आधार पे इसका हम एक देखेंगे केमिकल नेचर एंड देयर फंक्शन इनसाइड द प्लांट, ठीक है।
तो जो उसका केमिकल नेचर है उस बेस पे जो वर्गीकरण करेंगे हम इसका एलिमेंट्स का और उसके फंक्शन इनसाइड द प्लांट उसके आधार पर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा के आधार पर देख लेते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दी क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन प्लांट्स दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3। ठीक है, तो इसमें भी ये 3 ग्रुप बनाए गए हैं इसके। ठीक है, तो कौन कौन से 3 ग्रुप हो गए इसके? बेसिक न्यूट्रिएंट, मैक्रो और माइक्रो। ठीक है, तो जो हमने स्टार्टिंग में जो अपने 17 एलिमेंट पढ़े थे उन्हीं को यहाँ पे विभाजित करें, मतलब हम 1 बाय 1 इसमें देखेंगे कि इसमें 3 पार्ट में इसको दिखाया है इसमें जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट। तो बेसिक कौन से होते हैं हमारे और मैक्रो कौन से होते हैं और माइक्रो कौन से होते हैं, एक बार हम बता चुके हैं लेकिन फिर भी इनको एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो बेसिक में हमने बताए थे अपने तीन न्यूट्रिएंट्स जो हमारे 17 टोटल एलिमेंट थे जरूरी थे पौधों के लिए, उसमें हमने बताए थे कि बेसिक होते हैं हमारे 3, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, जो 96% अगर जो ड्राई मैटर है पौधों का, ठीक है, तो वे ये तीनों जो हैं हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो प्रदान कर रहे हैं हमारे पौधे का टोटल ड्राई मैटर 96% तक ये प्लांट्स का करते हैं। ठीक है, तो बेसिक में हमारे हो गए CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब वह बात करते हैं हम अपन मैक्रो की। ठीक है, मैक्रो का मतलब होता है हमारा जैसे कि बड़ा, माइक्रो छोटा, सूक्ष्म हो गया, तो मैक्रो हो गया हमारे बड़े। ठीक है, तो दी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज आर नॉन एज मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो यानी कि जिन वे सारे न्यूट्रिएंट्स जिनकी हमें अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है उसको हम बोलेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट। ज़्यादा क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी होती है जिनकी। तो उसमें कौन कौन से होते हैं हमारे लार्ज में, हम बता ही चुके हैं, बेसिक CHO, और लार्ज में हमारे हो गए NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। उसके साथ साथ हमारे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो इसमें उसको भी हम 2 उसमें कर लेते हैं, NPK को और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर को। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मेजर न्यूट्रिएंट, और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ये हो गए हमारे सेकेंडरी, बोल देते हैं इनको। सेकेंडरी कौन कौन से हमारे? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक है, तो NPK को हमारे हो गए प्राइमरी, और कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर ये हो गए हमारे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और इसमें क्या, दी लेटर आर नोन एज सेकेंडरी न्यूट्रिएंट एज दे आर इंडरटेंटली अप्लाइड टू द सॉइल थ्रू NP&K फर्टिलाइजर विच कंटेन दीज न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो हमारे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, पहले भी पढ़ी थी हमने ये सारी चीज़ें कि कभी कभी क्या होता है कि हमको इनकी देने की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती जो हमारे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं। तो जो हमारे प्राइमरी हैं NPK, ठीक है, उसके द्वारा भी इनकी मात्रा हमको मिल जाती है, कभी कभी वो NPK के द्वारा भी इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये काम भी वो कर देते हैं हमारे जो मेजर न्यूट्रिएंट है, मेजर प्राइमरी। तो मेजर प्राइमरी कौन से हो गए हमारे? NPK। ठीक है, और मेजर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स किसको बोलेंगे हम? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को। ठीक है, तो बेसिक हो गए हमारे और मैक्रो हो गए। अब देख लेते हैं माइक्रो, यानी सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म में कौन कौन से बताए हमने? तो पहले तो इसको देख लेते हैं कि सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से होते हैं। कि दी न्यूट्रिएंट विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज आर नोन एज माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिनकी हमें बहुत कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, स्मॉल मात्रा में। ठीक है, मैक्रो की हमें ज़्यादा पड़ती थी, हाई अमाउंट चाहिए, इसमें हमको चाहिए कम। तो कम वाले हो गए हमारे जिनकी माइक्रोन्यूट्रिएंट, इसलिए इसका नाम दिया गया है सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, तो ये कौन कौन से हमारे होते हैं ये भी हमने बताया, जो 17 नाम गिनवाए थे हमने एलिमेंट्स के। तो वो ये हमारे हो गए जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, ठीक है, और क्लोरीन, ठीक है, निकिल। तो ये सारे हमारे जो होते हैं बोरॉन वगैरह, ये हो गए हमारे माइक्रो यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, तो दीज एलिमेंट आर वेरी इफिशिएंट एंड मिनट क्वांटिटी प्रोड्यूस ऑप्टिमम इफेक्ट। ऑन दी अदर हैंड ए स्लाइट डिफिशियंसी और एक्सेस इज हार्मफुल टू द प्लांट। अब इनकी मात्रा की बात करें हम, कम और ज़्यादा की, ठीक है, तो अगर इनकी कमी होती है, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पौधे को कमी है तो भी वो नुकसान देगा पौधे के लिए वो हानिकारक होगा। ठीक है, अगर इनकी मात्रा एक्सेस हो जाती है, एक्सेस मतलब ज़्यादा, अगर इसकी मात्रा ज़्यादा दे देंगे हम पौधों को तब भी ये हार्मफुल होगा पौधों के लिए, तब भी इसका नुकसान होगा पौधों के लिए। ठीक है, तो इसलिए इसकी एक ऑप्टिमम
कोई भी चीज़ होती है उसकी ऑप्टिमम चीज़ डोज हमको देनी चाहिए, जितनी उसको आवश्यकता है इतनी हमको देनी चाहिए। तो हम ज़्यादा भी नहीं दे सकते और उसकी कमी भी नहीं रख सकते। तो ये पॉइंट इसमें हो गया। अब किस आधार पे इसका वर्गीकरण देखेंगे हम, ठीक है, क्वांटिटी के आधार पे हमने देख लिया, अब देखेंगे फंक्शन के आधार पे। फंक्शन इन द प्लांट में कैसे फंक्शन कर रहे हैं हमारे, तो बेस्ड ऑन द फंक्शन न्यूट्रिएंट आर ग्रुप इनटू 4। तो 4 कौन कौन से ग्रुप हो गए इसमें, बेसिक स्ट्रक्चर, एक हो गया हमारा एनर्जी यूज, एक चार्ज बैलेंस पे इनको हम देखेंगे, और ये देखेंगे हम उसकी एंजाइम एक्टिविटी के आधार पर। तो एलिमेंट दैट प्रोवाइड बेसिक स्ट्रक्चर, तो बेसिक स्ट्रक्चर की हमने बात की थी कि बेसिक स्ट्रक्चर कौन कौन से जो बेसिक एलिमेंट है हमारे वो बेसिक स्ट्रक्चर पौधे को प्रदान कर रहे हैं। तो वो काम कौन कर रहे हैं हमारे, बेसिक यानी बेसिक न्यूट्रिएंट यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये हमारे बेसिक हैं जो पौधे के लिए स्ट्रक्चर उसका निर्माण करने का काम कर रहे हैं, उसका पौधे के स्ट्रक्चर के लिए। और उसके बाद हम दूसरा था हमारा एनर्जी यूज, एनर्जी के आधार पर। तो एलिमेंट यूजफुल इन एनर्जी स्टोरेज, ट्रांसफर एंड बॉन्डिंग, ठीक है, यानी कि एनर्जी स्टोरेज, ऊर्जा की बात करें हम, ठीक है, उसकी ट्रांसफ़र की बात करें, एनर्जी के स्टोरेज की, ऊर्जा के ट्रांसफ़र की, स्थानांतरण की, ठीक है, बॉन्डिंग की। तो इसमें हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, NPS, इनका काम रहेगा हमारा एनर्जी स्टोरेज का, एनर्जी ट्रांसफ़र का, ठीक है। तो ये जो हमारे फंक्शन ऑफ प्लांट की बात करें हम, फंक्शन इन द प्लांट, ठीक है, तो स्टोरेज के आधार पे हम देख लिए हमने मैक्रो, माइक्रो, ये सारे, और ठीक है, और फंक्शन के आधार पे हमारे 4 फंक्शन हो गए इसमें, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, एक हो गया हमारा एनर्जी यूज, चार्ज बैलेंस, एंजाइम। तो बेसिक स्ट्रक्चर में हमारे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। एनर्जी के बात करें तो उसमें हो गए हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, ठीक है, 2 हो गए हमारे। अब तीसरे की बात करें तो तीसरा हो गया हमारा जो हम चार्ज बैलेंस की बात कर रहे थे, चार्ज बैलेंस में तो इसमें पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये चार्ज बैलेंस के लिए नेसेसरी हैं। तो दीज एलिमेंट एक्ट एज रेगुलेटर्स एंड कैरियर्स। तो ये और कौन सा वर्क कर रहे हैं हमारे, रेगुलेटर्स का, ठीक है। तो रेगुलेटिंग का काम भी जो कौन कौन से वो न्यूट्रिएंट्स कर रहे हैं हमारे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो इनका काम है रेगुलेट करने का, उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, रेगुलेट करना, या जैसे कि न्यूट्रिएंट्स है हमारे तो उनको बढ़ाना, इंक्रीज करना, उनको एनहेंस करना। तो रेगुलेशन का काम भी ये करते हैं। और जो उसकी हम बात कर रहे थे उसकी एंजाइम्स के लिए, कि जो उसकी एंजाइम एक्टिवेशन में जो इन्वॉल्व हैं, जो इसमें शामिल हैं, कौन कौन से हैं और कौन सा काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का भी काम कर रहे हैं। तो ये हो गए हमारे, इसमें ये सारे हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गए। तो माइक्रो यानी सारे तो नहीं, लेकिन कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिसमें कि आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन। तो दीज एलिमेंट आर कैटालाइजर्स एंड एक्टिवेटर्स। तो ऊपर वाले जो थे हमारे पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये का काम कर रहे थे हमारे रेगुलेशन का, रेगुलेटर का। और ये काम किसका काम कर रहे हैं हमारे, ये एक्टिवेटर का काम कर रहे हैं। तो ये इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये इसके 4 ये प्रकार हमने देख लिए। अब थर्ड पॉइंट की बात करें, मोबिलिटी इन द सॉइल और प्लांट में भी देखेंगे। तो सॉइल में इसकी मोबिलिटी की बात करें तो उसके आधार पे तो द न्यूट्रिएंट कैन बी ग्रुप एज मोबाइल, लेस मोबाइल एंड इमोबाइल। तो इसमें भी इसके 3 टाइप दिए गए हैं, ठीक है। अगर हम इसकी सॉइल में मोबिलिटी की बात करें तो पहला हो गया हमारा एज मोबाइल, ठीक है। दूसरा हो गया लेस यानी बहुत कम, और तीसरा हो गया इमोबाइल जो कि बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी वो मूव नहीं कर रहा है, इमोबाइल है, वो पौधे को, प्लांट्स को मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। और लेस में मतलब थोड़ी मात्रा में मिल रहा है, और मोबाइल जो पूरी तरह से मिल जाएगा। तो उसमें क्या, दी मोबाइल न्यूट्रिएंट आर हाईली सोल्युबल एंड दे आर ऑब्जर्व ऑन क्ले कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो हाईली सोल्युबल मतलब कि बहुत ज़्यादा घुलनशील हैं, ठीक है। तो कहाँ किसकी बात करें हम, मोबिलिटी की अगर बात करें इसमें, तो जो मोबाइल न्यूट्रिएंट है हमारे तीनों को हम देखेंगे, मोबाइल को, लेस मोबाइल को और एक इमोबाइल को। तो मोबाइल जो वे न्यूट्रिएंट जो बहुत ज़्यादा
घुलनशील हैं, ठीक है, हाईली सोल्यूबल है, ठीक है। तो वो कौन कौन से हमारे NO3 SO BO3 ClMn, ठीक है, क्लोरीन मैग्नीज और ये नाइट्रेट, ठीक है। तो बोरॉन, ये सारे क्या है हमारे हाईली सोल्यूबल और लेस मोबाइल न्यूट्रेंट, जो कि लेस का मतलब कम मात्रा में, बहुत कम घुलनशील, उसको बोलें कि स्लो काम कर रहे हैं, लेस मोबाइल हैं, बीच के उनको बोल देंगे हम, ठीक है। तो लेस में कौन कौन से हो गए हमारे, कम में सोल्यूबल मतलब घुलनशील तो हैं, लेकिन ये पूरी तरह से इनको घुलनशील हम नहीं बोल सकते। तो ये हमारे NH4 यानी अमोनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कॉपर, ठीक है। और थर्ड हो गए हमारे इमोबाइल, ठीक है, जो बिल्कुल भी गतिशील नहीं है, ठीक है। तो वे न्यूट्रेंट्स जो कौन कौन से हो गए, H2PO4, HPO4 और जिंक, ठीक है। तो ये फॉस्फोरस बोलते हैं जैसे कि हम, तो फॉस्फोरस हमारा इमोबाइल होता है, ठीक है, और जिंक है ये भी हमारा इमोबाइल है, ठीक है। तो यानी कि इनको हमें, जैसे हम पौधों को अप्लाई करते हैं तो इनको हमें ज़्यादा उसके जड़ में ही, उसके बिल्कुल पौधों को डायरेक्टली इसको देना पड़ता है, क्योंकि ये हमारा इमोबाइल होता है। जो मोबाइल होता है वो तो दूर से भी वहाँ पहुँच जाएगा, अपने पास अपने आप चल के पौधे तक पहुँच जाएगा, लेकिन ये हमारा इमोबाइल में ऐसा नहीं होगा, ये बिल्कुल स्थिर रहेगा, ठीक है। ये हमारा इमोबाइल में कहीं नहीं जाएंगे ये चीज़ें, ये एक ही जगह पे रहेगा, स्थिर रहेगा। तो इसलिए जिंक, जो हमारा जिंक है, फॉस्फोरस, ये हमारा स्थिर होते हैं, इमोबाइल न्यूट्रेंट्स होते हैं, ठीक है। तो मोबिलिटी के आधार पे 3 तरह के होते हैं और उनके हमने एग्जाम्पल भी देख लिया कि कौन कौन से होते हैं, जो मोबाइल कौन से होते हैं और जो लेस मोबाइल कौन से होते हैं और इमोबाइल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो मोबिलिटी इन द सॉइल के बाद हम देखेंगे मोबिलिटी इन प्लांट्स में इसकी मोबिलिटी की बात करें तो जो हमारे मेजर 3 न्यूट्रेंट्स हो गए NP के, वो हो गए हमारे हाईली मोबाइल, यानी बहुत ज़्यादा हैं, ये सबसे हाई है, ठीक है। उसके बाद जिंक मॉडरेट का मतलब मध्यम बोल सकते हैं इसको हम, ये बीच का काम कर रहे हैं, ठीक है, मध्यम हो गए हमारे जिंक। उसके बाद बात करें हम तो सल्फर, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये हमारे हो गए लेस मोबाइल, ठीक है। हम यहाँ बात कर रहे हैं किसमें, पौधों में, प्लांट्स के लिए, ठीक है। जो इससे पीछे वाली स्लाइड में हमने देखे थे वो थे हमारे सॉइल में मोबाइल, ये हैं प्लांट्स के लिए। तो इसके बाद इमोबाइल कौन कौन से हैं, कैल्शियम एंड बोरॉन, किसके लिए, पौधों के लिए, ये बिल्कुल स्थिर रहेंगे, ये पौधों में बिल्कुल भी मोबाइल नहीं रहेंगे। तो ये इसके प्लांट्स के लिए हो गए फंक्शन। अब इसका हम देख लेते हैं केमिकल नेचर, जो कि हमारा क्लासिफिकेशन में चौथा पॉइंट था कि केमिकल के आधार पर, केमिकल नेचर के आधार पर। तो इसमें क्या है, द न्यूट्रेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू केटायन एंड एनायन, ठीक है। तो इसमें जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे वो उसका आयंस के आधार पर करेंगे, ठीक है, केटायंस और एनायंस। केटायंस मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होता है जिस पर, और एनायन मतलब हमारे नेगेटिव, यानी धनात्मक और ऋणात्मक, इनको हम बोल सकते हैं, ठीक है, जो उस आधार पे, ठीक है। और एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बेस्ड ऑन देयर केमिकल नेचर। तो इसमें हम देख लेंगे केटायंस एंड एनायंस और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कौन कौन से हमारे न्यूट्रेंट्स हैं, ठीक है। तो ये हमें याद भी रखनी है कि कौन, ये पता होना चाहिए कि हमारा जो कोई भी न्यूट्रेंट्स है कि वो केटायंस है या एनायंस है, ठीक है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, मेटल्स है या नॉन मेटल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें हम देख लेंगे, हमको याद रखनी पड़ेंगी। तो केटायंस में हमारा जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, जैसे कि के, पोटेशियम ये प्लस में हो गया, कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+, ठीक है। तो ये हमारे प्लस वाले हो गए पॉजिटिव, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, ठीक है। तो ये सारे हमारे जो न्यूट्रेंट्स हैं, ये इनको बोलेंगे हम केटायंस, यानी धनात्मक। अब एनायंस यानी ऋणात्मक की बात करें तो जैसे कि हमारा नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट, H2, ठीक है। और भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि फॉस्फेट हो गया हमारा, और इसमें क्या होता है हमारा सोडियम भी आता है, इसमें Na भी इसमें हम लगा सकते हैं, ठीक है, सॉरी इसमें NaC। और तो
इसके बाद हम मेटल्स की बात करें, केटायंस एंड एनायंस के एग्जाम्पल हो गए, इसके बाद हम मेटल्स ले लेते हैं। ठीक है, मेटल्स में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर। ठीक है, तो हम ये सोच रहे होंगे कि ये चीज़ें तो कैटायन में भी आ चुकी है, तो फिर ये मेटल्स में क्या कर रही हैं? तो मेटल्स तो ये अलग चीज़ें नहीं होती हैं कि जो केटायन एनायन में अगर हमने इसको विभाजित किया था वो किया था इसके चार्जेस के आधार पर, जो इसका नेचर था कि पॉजिटिव नेचर है इनका, नेगेटिव किस तरह का इसका स्वभाव है, तो उसके आधार पे देखा था हमने। तो ये हमारे मेटल्स बोलते हैं इनको। और नॉन मेटल्स में हमारे आएंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, बोरॉन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। ठीक है, तो ये हमारा केमिकल नेचर हो गया किसका? न्यूट्रेंट्स का। ठीक है, तो ये हमने आज के लेक्चर में हमने ये देख लिया कि क्राइटेरिया ऑफ एफिशिएंसी को किसने दिया था। ठीक है, कौन कौन थे उसके, वो 3 पॉइंट थे जो वो चीज़ें प्लांट उसमें होती है न्यूट्रेंट्स में, कंपलसरी वो 3 पॉइंट याद रखने थे हमको। ठीक है, कि कोई किसी की न्यूट्रेंट्स डिफिशियंसी को पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, पौधों के लाइफ साइकिल के लिए उसको वही न्यूट्रेंट्स चाहिए होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमने इसको विभाजन भी देख लिया। ठीक है, कैसे इसको वर्गीकरण करेंगे हम, किस आधार पर? नेचर, केमिकल के आधार पर। ठीक है, और हमने मोबिलिटी के आधार पर भी ये सारी चीज़ें देख ली कि कौन कौन से हमारे मोबाइल होते हैं, कौन से लेस मोबाइल, कौन से हमारे इमोबाइल होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे मेजर चीज़ें थी न्यूट्रेंट्स की, ये क्राइटेरिया ऑफ एफिशिएंसी और ये सारी चीज़ें हमारी इस लेक्चर में कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम इससे आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। उसमें जो उसके जो फंक्शंस हैं न्यूट्रेंट्स के, किस में? प्लांट्स में जो उसके फंक्शन है, क्या किस किस रूप में वो कार्य करते हैं, क्या क्या उनके मेन कार्य हैं, वो सारे हम नेक्स्ट वाले में इस चीज़ को पढ़ेंगे, डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।